हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देख कविता, तू सुबह सुबह शुरू मत कर। गोपाल, अगर मैं भी घर में पैसे लाऊं तो इसमें बुरा क्या है? मैंने पहले भी काम किया है, अभी भी करना है। देख कविता, मैं नहीं चाहता कि तू काम पे जाए, और ये बात मैंने तुझे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कितनी बार बोल चुका हूँ। तू काम पे नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी, हम दोनों में तय हुआ है। अब समय से मेरा दिमाग मत खराब कर। आई बाबा, ये तो मी संध्याकाळी लवकर ये रे. हो आई। काम करने नहीं जाने देता, ना ही घर के बाहर जाने देता है। घर के बाहर कदम भी रखूं तो 10 सवाल करता है। मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ होने वाला है। 2 महीने पहले सब कुछ कितना अलग था। मुझे काम करने में मज़ा आता था। मुझे ज़िंदगी से कई सारी उम्मीदें थी। गोपाल और मैं एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। तो फिर क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं सोचा गोपाल। 2 साल हो गए हमारी दोस्ती को। गोपाल, हम दोस्ती अच्छे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ काम करना चाहती हूँ। आई की ट्रीटमेंट करवानी है। पता है डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आई बच ही नहीं सकती, लेकिन मैं ना आई को जिंदा रखूंगी। और तेरी अपनी जिंदगी, उसका क्या? गोपाल, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। मुझ पे भरोसा तो कर सकती है ना, या वो भी नहीं करती? गोपाल, ऐसा कुछ नहीं है। वही तो प्रॉब्लम ना कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। ऐसा नहीं है। तो फिर शादी कर ले मुझसे। बोल, करेगी ना मुझसे शादी? दरअसल तो डरती है कि मैं तुझे खुश नहीं रख पाऊंगा। गोपाल, मुझे आई को खुश रखना है। तेरी आई को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। 6 महीने हमने साथ में काम किया है। वो खुद चाहती थी कि तू अपने लाइफ में सेट हो जाए, और तेरे बाबा भी यही चाहते होंगे। मैंने कहाँ ना बोला कि मैं सेटल नहीं होना चाहती। लेकिन मेरे साथ नहीं होना चाहती। मेरे साथ नहीं होना चाहती ना तू। गोपाल, हम अच्छे दोस्त हैं। अरे अचार डालू क्या ऐसी दोस्ती का? प्यार करता हूं मैं तुझसे। जब तू पहली बार अपने आई के साथ काम पे आई थी ना, तब से। और शादी करना चाहता हूं तुझसे, लेकिन तेरा स्टैंडर्ड है ना, मेरे को हाई लगता है। अच्छा दोस्त अगर पति बने ना, तो प्यार कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता है। लेकिन तुझे मेरा प्यार दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं कौन सी पट्टी बांध रखी है आंखों पे। गोपाल, जल्दी चल, फटाफट आ जा। हो गई बहुत पढ़ाई। खाना खा ले। आई, तू भी आ जा। चलो गरम गरम खाना खा लो। आ जा। एक बार लड़का देख तो ले। पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी है, कोई ऐसी वैसी आदत भी नहीं है उसमें। खाना खाने के बाद बात करें। कविता, ऐसी बात मत टाल। सच्चाई तो बदलेगी नहीं ना। इस साल तो तेरी शादी होनी ही होनी है। सच्चाई ये भी है बाबा कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे जल्दी है। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि मेरे पास समय कम है। मैं जाने से पहले एक बार तुझे दुल्हन बना हुआ देखना चाहती हूँ। आई, ऐसा मत बोल। कहीं नहीं जा रही तू, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। हाँ हाँ, मेरी हड्डियों का बढ़ता हुआ कैंसर डर जाएगा तुम लोगों से। देख कविता, मैंने तेरी इजाज़त लिए बगैर उनको रविवार को खाने पे बुलाया है। मिल लेना एक बार। डॉक्टर लोगों ने आई को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने दिए थे। हम दवा, दुआ और प्यार से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, और उस सब के बीच में मेरी शादी की बात चल रही थी।
और दूसरी तरफ गोपाल अलग ही तरीके का नाटक कर रहा था। गोपाल ने लेटर दिया है तेरे लिए। तुम मेरी नहीं हो सकती तो मुझे इस दुनिया का भी नहीं होना है। गुड बाय। कविता, काकी गोपाल कुटे? वो तो सुबह ही काम पे गया। काम पे गया, लेकिन वो तो वहां आया ही नहीं। आया नहीं तो फिर कहाँ गया? कविता, ए कविता, अरे तुम दोनों में कुछ हुआ है क्या? हाँ, देखा था मैंने उसे कहाँ? रेलवे पटरी पर अजीब तरह से घूम रहा था। मैंने उसे आवाज भी दिया पर वो सुना ही नहीं। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मेरे को लगा था मेरी मैयत पे भी नहीं आएगी तू। फालतू की बातें मत कर गोपाल। तू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तेरे साथ मेरी शादी नहीं हुई तो जी के कोई फायदा नहीं है। चल थैंक्स, मरने से पहले आखिरी बार तुझे देख तो लिया। गोपाल, गोपाल हट, हट गोपाल, हट गोपाल, गोपाल हट, गोपाल हट, गोपाल मत कर ऐसा। क्यों कर रहे तू ऐसा? शादी करेगी मुझसे? कविता को गोपाल पसंद था, लेकिन वो उस वक्त शादी नहीं करना चाहती थी, ना गोपाल से और ना ही किसी और से। कविता को अपनी मां के बढ़ते कैंसर को रोकना था, उसे पैसे कमाने थे, लेकिन गोपाल ने इस मामले को इस हद तक धकेल दिया था कि कविता को मजबूरन अपनी मर्जी के खिलाफ उसके प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। यह एक जबरदस्ती कराई गई शादी थी। बाबा, मैंने और गोपाल ने शादी कर ली। शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? कविता क्यों? ये गोपाल ही क्यों? आई, वो मुझसे प्रेम करता है। प्रेम? तेरे चेहरे पे तो प्रेम नजर नहीं आता। है आई, मैं भी उससे प्रेम करती हूँ। कम से कम 8 से 9 रिश्ते, पढ़े लिखे अच्छी नौकरी वाले आए थे, बिना किसी मांग के। मुंबई पुणे के अच्छे फ्लैट में रह सकती थी तू। आई, मेरी शादी हो चुकी है, गोपाल मेरे पति है, मैं खुश रहूंगी उसके साथ। आशीर्वाद दे मुझे। आशीर्वाद तो मेरा सदा तेरे साथ है, लेकिन एक बात का दुख है बेटा कि तुझ जैसी पढ़ी लिखी होशियार लड़की को एक से एक रिश्ता मिल सकता था, बेहतर जिंदगी मिल सकती थी। आई की बात गलत नहीं थी, मैं भी इस शादी से कभी खुश नहीं थी, और फिर बात और बिगड़ती गई। बोला क्यों नहीं मेरे को? बोल मेरे को, बोला क्यों नहीं तूने? इसमें बोलना क्या था? आई की तबीयत खराब थी तो मैं देखने गई उससे। तेरी आई की तबीयत महीनों से खराब है। सुबह जब मैं काम पे जा रहा था तब क्यों नहीं बोले तू?
फिर काम पे जाने के बाद ऐसा क्या उस फैक्ट्री में सांग मला, ऐसा क्या प्यार है तेरे को काम से? हाँ, मैं बचपन से काम करती आई हूँ गोपाल, जब से मैं 8वीं में थी तब से। आई बाबा ने मुझे कभी नहीं रोका। अगर रोका होता ना तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। और एक बात कान खोल के सुन ले, उस वक्त तू बच्ची थी और आज एक शादीशुदा औरत है, तू समझे? पर मुझे कमाना अच्छा लगता है। तुझे तेरे पति को नीचा दिखाना अच्छा लगता है। तू जताना चाहती है कि तेरी मेरी कमाई कम पड़ती है तुझे। गलत समझ रहे हो, हमेशा से गलत समझते हो। क्या बात हो रही थी उसके साथ? किसके साथ? वही किराने वाले के साथ। क्या? किराने की दुकान पे लोग खरीदी करने जाते हैं, उसके बाद घर वापस आते हैं। वहाँ घंटों खड़े रह के हाँ ही करोगे तो उसका यही मतलब निकलेगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पटा रहे हो। पहले शुरुआत किसने की, तूने कि उसने? क्या बकवास कर रहे हो तुम? काश जिंदगी में भी एक रिवाइंड बटन होता। काश मैं गोपाल की खुदकुशी की धमकी में नहीं आती। काश मैं और पीछे जा पाती अतीत में, जब आई की बीमारी शुरू हुई थी। काश तब जल्दी इलाज होता, अच्छा इलाज होता। रमेश भाऊ, मुरली ने घर के पैसे दिए? नहीं पार्वती ताई, आशा उससे पूछती रही, लेकिन वो हमेशा कुछ न कुछ बहाने बनाकर बात को टालता रहा। कविता, अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू मुरली से पैसे निकलवा। पता नहीं मैं कैसे करूँगी। आई को तो एक दिन जाना ही था, लेकिन मान ही नहीं पा रही हूँ कि आई नहीं है। कविता, कहाँ जा रही हो? जी वसंतपुर। वसंतपुर? क्यों? जी वो वसंतपुर में मुरली भाव रहते हैं, उनसे कुछ पैसे लेने हैं। मैं दोपहर तक लौट आऊँगी, चलती हूँ। ठीक है। नमस्ते काकी। अरे कविता, कैसी है तू? मुरली भाव कहाँ हैं? वो तो गोदाम गए हैं। गोदाम किस तरफ होगा? कविता, तेरी आई का इस तरह जाना बहुत बुरा लगा। बुरा तो हम सबको लगा काकी। आई को कैंसर ने नहीं, गरीबी ने मारा। अगर मुरली भाव ठीक टाइम पर पैसे दे देते तो शायद वो और बच सकती, कुछ साल और जीती। मैं पूछ रही थी गोदाम किस तरफ है? देख कविता, तू यहाँ कैसे? आपसे मिलने आई हूँ मुरली भाव। तेरी आई के ऐसे जाने को लेकर बहुत दुख है मुझे। शायद नहीं है, अगर होता तो पैसे बहुत पहले आ जाते। उससे जो बन पाया वो लौटाया मैंने। जो घर आपने किराए पे लिया था वो आई का घर था, वहाँ पे हम जन्मे पले बड़े। जानता हूँ कविता। कुछ नहीं जानते आप। बुरे दिन आए इसलिए घर को किराए पे दिया था, उससे भी बुरे दिन आए तो घर को बेच दिया। दिल पे पत्थर रख के बेचा था हमने, सिर्फ इसलिए ताकि आई का इलाज हो पाए। अब आई तो नहीं रही, लेकिन आप पर उधार बाकी है। दे दो 25,000 रुपये मेरे। तेरी आई को भी मैंने यही कहा था, तुझे भी मैं यही कहूँगा कविता। 25,000 देने की मेरी औकात नहीं है। मालिक ने दिहाड़ी कम कर दी है। वो तो इधर का सुपरवाइज़र सुभाष, वो मेरा दोस्त है, इसलिए जैसे तैसे चलता है मेरा। एक पैसा नहीं बचता है, उधार लेके घर चलाना पड़ता है। और 75,000 रुपये दिए ना मैंने। सौदा 1 लाख का हुआ था। अब नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता, जान लेगी क्या? मुरली भाव आप ठीक नहीं कर रहे हो। तुझे जो समझना है समझ। 3 साल मैंने ईमानदारी से किराया दिया, फिर 75,000 रुपये देकर वो घर खरीदा। अब बाकी 25,000 नहीं दे पाऊँगा।
ये मेरा आखिरी जवाब है। वो तेरे घर की मालकिन आशा ताई की बेटी थी ना? हाँ, पैसे मांगने आई थी। तुझे क्या लगा आशा गई तो उधारी गई? उसी की बेटी है कविता, पैसे लेकर रहेगी, छोड़ेगी नहीं तुझे। तो जो करना है कर ले, पैसे दूंगा नहीं। तो घर तेरा कैसे होगा? मतलब? वो घर आशा ने मरने से पहले कविता के नाम किया होगा। घर की सारी कागज पत्री कविता के नाम होगी। तो 75,000 रुपये नगद दिए बिना रिसीट के। ऊपर से तूने उस लड़की से पंगा ले लिया है। वो बखेड़ा खड़ा कर सकती है और तू उस घर में रहते हुए भी उसे कभी बेच नहीं सकेगा। पैसे लेने गए थे ना मुरली भाऊ से, कहाँ है पैसे? दाखव मला, कुछ है पैसे? उन्होंने दे ही नहीं। तूने मुझे सुबह बोला क्यों नहीं तू वसंतपुर जा रही है करके? क्योंकि उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगी। फिर बाद में सोचा कि मैं पैसे मांगने के लिए चली जाती हूँ। मैं आई को बोल के गई थी। आई मेरी बेचारी है, गाय है वो गाय। तू उसको बोल के जाएगी ना तू मुरली भाऊ से मिलने जा रही है तो भी वो मान लेगी। गोपाल, मैं सच बोल रही हूँ कि मैं वसंतपुर गई थी। मैं मुरली भाव से मिली। तू मुरली भाऊ से मिली ना? हेलो मुरली भाऊ, गोपाल बोल रहा हूँ, कविता का पति। गोपाल, मैंने कविता को बोल दिया है, मैं पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा। कभी बोला आपने? इसके आई के क्रियाक्रम के वक्त? नहीं, आज दोपहर को। और तुम लोग जितनी बार भी मुझसे पैसे मांगोगे मेरा जवाब यही है, मैं पैसे अभी नहीं दे सकता। खाने लगा। गोपाल का शक बढ़ता जा रहा था, मेरी घुटन बढ़ती जा रही थी। सिर्फ 2 महीने हुए थे मेरी शादी को और मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। पार्वती मौसी बीमार है, मुझे उन्हें देखने जाना है, चलोगे? किसने बोला बीमार है? उनका फ़ोन आया था, और कैसे पता चलेगा? जाना कब है? कल। मैं नहीं आ सकता कल। मैं अकेली जाऊं? वो आई की इकलौती बहन है। जाऊं? जा। दाखव मला, कुठे आहे पैसे? उन्होंने दे ही नहीं। गोपाल, मैंने कविता को बोल दिया है, मैं पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा। कभी बोला आपने? इसके आई के क्रियाक्रम के वक्त? नहीं, आज दोपहर को। पार्वती मौसी बीमार है, मुझे उन्हें देखने जाना है, चलोगे? मैं नहीं आ सकता कल। मैं अकेली जाऊं? अरे आई। हाँ? कविता कहाँ है? कविता लौटी नहीं अभी तक। लौटी नहीं अभी तक मतलब? 7:30 बज रहे और अभी तक वो अपने मौसी घर से वापस नहीं आई। मुझे क्या पता, और उसने बोला भी नहीं ये देर होगी करके। उसकी मौसी तो यहाँ उत्तम नगर में रहती है ना, तो फिर आने में इतनी देर कैसे हो सकती है उसको? बेटा तू उसको फोन करना। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर इस समय बंद है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर इस समय बंद है। उस शाम को कविता घर नहीं लौटी। दरअसल उस शाम के बाद कविता उस घर में कभी नहीं लौटी। वो उस दर्द के पिंजरे से, मायूसी की काल कोठरी से दूर हो गई थी
लेकिन कविता थी कहाँ? क्या हुआ था उसके साथ? हाँ गोपाल, कविता आई थी इधर, 4 बजे के आसपास निकल गई यहाँ से। 4 बजे के आसपास? तो अब तक पहुंची क्यों नहीं? 8 बजे निकलवाया है और उत्तम नगर से यहाँ तक आने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। अरे देवा, तो गई कहाँ? यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो गई कहाँ वो, और किसके साथ गई? मुझे कैसे पता? यहाँ से 4 बजे निकल गई। बीच में कहीं रुकने वाली थी क्या? रुकना था मतलब उसने बोला आपको ऐसा कि कहीं रुकेगी करके? अरे नहीं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, उसने कुछ बताया था तुझे? मुझे भी कुछ नहीं बोली, और वैसे भी मुझे कुछ बोलती कहाँ है वो। पहले करती है और फिर बाद में कहानियां बनाती है। अभी तक घर नहीं पहुंची कविता? नहीं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर इस समय बंद है। किसी और रिश्तेदार के घर गई होगी? नहीं सर, ऐसा कोई रिश्तेदार तो नहीं है। पार्वती जी, कविता ने आपको क्या कहा था कि घर जा रही हूं मैं? घर ऐसा कुछ नहीं बोली, कहा देर हो रही है निकलती हूँ। मुझे लगा घर ही जा रही होगी। कुछ परेशान दिख रही थी वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा की तरह थी, ठीक ठाक। क्या बोला मुरली? वही हमेशा की तरह, या ऐसे उसने बोला था कि पैसे नहीं दे पाएगा वो। घर के कागजात कर दिए क्या उसके नाम? वो मुझे पता नहीं। आई ने कहा था कि तेरे नाम पे ये घर कर रही हूँ, और कागजात पे कुछ दस्तखत किए थे। उसके बाद आई ने क्या किया क्या नहीं कुछ नहीं पता। बता, ये मुरली ना बहुत शाना है, धोखा दे रहा है तुझे। ये पैसे ना मिलने को लेकर कुछ टेंशन में थी वो? वैसे तो हम सभी उस घर को लेकर टेंशन में थे। क्यों? वो पुश्तैनी घर हमारी आई ने आशा को, मतलब कविता की माँ को दिया। आशा ने उसे भाड़े पे चढ़ाया, फिर मुरली आया वहाँ रहने। 3 साल था किराए पे। फिर आशा के घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो घर बेचने की बात हुई। मुरली बोला वो ही खरीदेगा। 1 लाख में सौदा हुआ। मुरली ने 75,000 तो दे दिए, पर बाकी के 25,000 देने के लिए रखड़ा रहा है। ये मुरली साहब का नंबर दो। 444 256 7। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर इस समय बंद है। सर, ये मुरली साहब का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है, कविता की तरह। क्या मुरली सावंत कौन है? वो है मुरली। आप मुझे किधर ले जा रहे हो साहब? मैंने क्या किया है? ये मुरली ने ही कुछ किया होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है मुरली का बर्ताव देखकर। काफी हिली थी कविता। वो तो है, पैसे नहीं मिलने की वजह से परेशान तो थी वो। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है गोपाल। मैं कविता को अच्छी तरह जानता हूँ। जो भी हो, वो पूरा दिन घर से बाहर बिना बोले नहीं रह सकती। कहीं मुरली ने तो कुछ उल्टा सीधा नहीं किया होगा ना हमारे कविता के साथ? मैं मानता हूँ 25,000 बाकी थे मेरे, लेकिन इसलिए नहीं दिए साहब क्योंकि है ही नहीं। जब भी 75,000 थे मैं उसको दिया ना साहब। घर तो तूने पूरा लिया है ना, 25% घर तो नहीं लौटाया तूने। ऐसा क्या किया है कि जिसके बाद कविता चवन ने तुझसे 25,000 मांगने की जरूरत नहीं की? साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब, ना कुछ करूंगा साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। साहब, वसंतपुर में हम पिछले कई सालों से रहते हैं, रोज की मजदूरी करते हैं गोदाम में, और जो भी पैसा घर में आता है उससे वरण भात भी नहीं परवड़ता।
घर का गुजारा कैसे करते हैं ये हम ही जानते हैं। और क्या जानती हो तुम? साहब, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे पति कविता के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेगा? ऐसा लिख के दिया उसने कि कभी ऐसा नहीं करेगा? अगर ऐसा कुछ करना ही होता तो मेरे पति 75,000 भी क्यों देते? साहब, मामला कुछ और ही है। हाँ बोल गावड़े। ये मुरली जिस गोडाउन में काम करता है ना, इधर का सुपरवाइजर है सुभाष, मुरली का फ्रेंड भी है। हाँ तो उसका क्या? जब से आपने मुरली को उठाया है ना, ये सुभाष भी गोडाउन से गायब हो गया है, मोबाइल भी बंद है, फुल हवा हो गया है। तेरे पति का दोस्त सुभाष, वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। जी सुभाष का है? मालूम नहीं साहब, कल दोपहर को तो घर आए थे पर फिर कहीं चले गए। कुछ बोला नहीं, कहाँ गए मालूम नहीं। तेरे को तो पता ही होगा ना। क्या साहब? यही की तरह पति मुरली सावंत के साथ मिलकर एक लड़के को गायब किया है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं साहब आप? पैसों का मामला है, उन दोनों ने मिलकर लड़की के साथ कुछ कर दिया होगा। नहीं साहब, सुभाष पर मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। देख उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, बुरा फंसेगा। वैसे और कहाँ जा सकता है? मुझे कुछ बताते ही नहीं है साहब, मैं सच बोल रही हूँ साहब, मुझे नहीं पता। तो तू खुद से पता कर। देख अगर वो नहीं मिला ना तो तू बुरा फंसेगी, याद रखना। मुरली जल्दी बता दे, कविता के साथ तूने क्या किया है? मुझे मालूम ही नहीं वो किधर है, क्या हुआ उसके साथ। तो क्या बोलूं साहब, जितना भी पूछोगे यही बोलूंगा ना साहब। सुभाष कहाँ है? साहब नहीं मालूम, सच्ची नहीं मालूम। वो भी पक्का शामिल है इसमें? तो मैं नहीं हूँ साहब, बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मुरली, हम यहाँ हर रोज लोगों को तोड़ते हैं, इसलिए सलाह दे रहा हूँ, वरना बाद में तेरा नाम आया ना, ये सारी मेहनत का बदला लेंगे हम। वो वाली पिटाई मालूम है ना, बाद वाली अच्छे अच्छे तुर्रम खां भी झेल नहीं पाते। दाखव मला, कुठे आहे पैसे? उन्होंने दे ही नहीं। पार्वती मौसी बीमार है, मुझे उन्हें देखने जाना है। ना मैं उसे यहाँ बुलाती मुझसे मिलने, ना ही ये सब कुछ हो सकता। अपने पर मत ले पार्वती, तुझे थोड़ी पता था कि पीठ पीछे कौन क्या साजिश कर रहा है। ये मुरली ने ही कुछ किया है। मैंने कविता से पूछा भी था कि आशा ने घर के कागजात मुरली के नाम पर कर दिए थे क्या? फिर क्या बोली वो? बोली उसे पता नहीं आशा ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अब मुझे पक्का लग रहा है घर के कागजात को लेकर ही ये सब कुछ हुआ है। पहले दिन से ये गोपाल मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं कविता ने उसमें क्या देखा। बाबा, आपको क्या लगता है, इस गोपाल ने कुछ गलत तो नहीं किया कविता दीदी के साथ? पता नहीं, देख गोपाल ने किया या किसी और ने किया, हकीकत तो ये है ना कि कविता की पिछले 3 दिन से कोई खबर नहीं है। ये हो सकता है क्या कभी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इंतजार की कुछ और खौफनाक रातें और दम घोटते दिन बीत गए। कविता की डिटेल्स आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दी गई, लेकिन फिर भी कविता की कोई खबर नहीं थी। और फिर कविता के गायब होने के 5 दिन बाद पुलिस के सामने आया एक खौफनाक नजारा। सर, करोलिना का पुलिस का कहना है कि लाश पहचान के परे है। हाइट, कपड़े वपड़े, बाकी डिटेल्स मैच हुई? सर, जिस औरत की लाश मिली है उसने साड़ी पहनी थी जो लगभग पूरी तरह जल चुकी है। हाइट 5 फुट 2 इंच। कविता भी साड़ी पहनती थी और 5 फुट 2 इंच के आसपास की थी। हाँ सर। पोस्टमार्टम होने दो, देखते हैं ये लोग 25,000 के लिए कहां तक जा सकते हैं। उम्र 20 से 25 साल के बीच में थी। कविता चवन भी 22 साल की थी। डीएनए सैंपलिंग करने में भी बहुत मुश्किल आएगी इंस्पेक्टर,
क्योंकि बॉडी लगभग पूरी तरह से जल चुकी है। हड्डियों से कुछ पता किया जा सकता है? हाँ, लैब में स्कल की मैपिंग की जा सकती है। हम लोग खोपड़ी को संभाल कर रख लें। कुछ और डिटेल्स दे सकते हैं आप डॉक्टर? जली हुई लाश के सीने पर छुरे, चॉपर या तलवार जैसी किसी चीज के वार के कई निशान मिले हैं और ऐसे ही निशान पेट पे भी। कुछ और? हाँ, और कुछ भी है, और जो शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? बॉडी के पेट में 3 से 4 महीने का गर्भ था। ये औरत प्रेग्नेंट थी। बॉडी पे एक भी चीज नहीं है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये तो कोई और है। ये कविता नहीं है। हमें बॉडी पर से ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिससे लाश की शिनाख्त हो सके। सारा इलाका छाना गया है लेकिन कहीं कुछ नहीं। तो फिर पहचान कैसे होंगे सर कि ये कविता ही है? एक चीज है, ये औरत पेट से थी। नहीं, ये हमारी कविता नहीं है। पेट से होती तो मुझसे कहती ना। गोपाल, तुझे कुछ कहा था? नहीं, मतलब मेरे को तो कभी कुछ नहीं बोली और आई को भी कभी कुछ नहीं बोली। ये कविता ही है। दामोदर मौसा, आप कैसे बोल सकते हो ये कविता है? मैं नहीं मानता। पार्वती, उस दिन इसी रंग की साड़ी पहनी थी ना कविता ने? नहीं, ये मेरी कविता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कविता मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं नहीं मानता ये मेरी कविता है। रिपोर्ट कब तक मिल सकती है? कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगेगा सर। हमें विक्टिम का एक क्लियर फोटोग्राफ भी लगेगा। उसके बाद हम कविता चौहान की तस्वीर उस स्कल पर सुपर इम्पोज करेंगे, फिर मैच करेंगे। फोटोग्राफ आपको मिल जाएगा? ओके। ये गोपाल से कविता चौहान का एक क्लियर फोटोग्राफ मंगवाओ। सर, ये है मेरी बेटी कविता। बड़ी प्यारी बच्ची है। टॉफी खाओगी? अरे वाह। अकल देर से आई लेकिन दुरुस्त। अच्छा किया सरेंडर करके। सुभाष वाघ मारे, वरना दौड़ा दौड़ा के कूटते थे। ले चलो इसे। इस केस में फिलहाल 2 आरोपी थे, मुरली सावंत और सुभाष वाघमरे, और वो दोनों पुलिस की कस्टडी में थे। आरोप यह था कि मुरली ने कविता चौहान को 25,000 रुपए देने थे, जो वो नहीं दे रहा था। पर क्या इन 2 दोस्तों ने वाकई में कविता का कत्ल कर दिया था 25,000 के लिए? दूसरी तरफ पुलिस के सामने एक बुरी तरह से जली हुई लाश थी। क्या यह लाश वाकई कविता चौहान की थी? दोनों आरोपियों की कड़ी से कड़ी पूछताछ के बावजूद वो इस जुर्म में शामिल होने से साफ इनकार करते रहे। और दूसरी तरफ गोपाल चौहान अपनी पत्नी के बारे में जानने के लिए बेहद परेशान होता चला था।
रमेश, कोई न्यूज? हमने सुपर इम्पोजिशन कर दिया है। कविता के फोटोग्राफ्स और उस स्कल के डायमेंशंस परफेक्ट फिट हुए हैं। सो इट इज कविता चौहान, इंस्पेक्टर, नो डाउट अबाउट इट। मैं बार बार दुआ कर रहा था कि वो कविता ना हो, वो कविता ना हो। मुझे तो पहले से लग रहा था कि वो कविता ही है। एक अर्जे से मुझे भी लग ही रहा था ये मुरली जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हाँ साहब, आपने ही किया है। हमने ही मार डाला उसे। हमने उस पर पहले वार किया चाकू से, फिर लाश को इस हद तक जला दिया कि कोई पहचान नहीं पाए। हर लाश की शिनाख्त हो ही जाती है और हर खूनी को सजा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, हमें माफ कर दो। मुझे कैसे पता चला कि अपनी मौसी के घर से लौट रही थी? तब मैंने फोन किया था उसको। बोलो मुरली भाव। हाँ कविता, मुझे ये पैसे वाला मामला खत्म करना है। मैं तेरे पैसे देना चाहता हूँ। ये अच्छी बात है, मैं कल आ जाती हूँ पैसे लेने। नहीं नहीं, कल नहीं, आज ही आकर लेना। आज मैं बाहर हूँ, उत्तम नगर से घर जा रही हूँ, पार्वती मौसी के घर से। हाँ तो मैं तेरे को आधे रास्ते में मिलता हूँ ना। देख तेरे पैसे हैं, लेके खत्म कर। ठीक है भाव, करौली नाका पे बस रुकेगी, मैं वहीं उतर जाऊंगी, तो वहीं पे मिलते हैं। जल्दी आ जाइएगा, मुझे बहुत देर हो चुकी है। नहीं नहीं, देर नहीं लगेगी, तू उधर ही रुक, मैं करौली नाका पहुँचता हूँ। करौली नाका के पास से ही हमें एक जली हुई लाश मिली। हेलो, क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड। क्या ये क्या बोल रहे सर आप? तुम्हारी पत्नी कविता जब पार्वती जी के घर उत्तम नगर से लौट रही थी, तब मुरली और उसके दोस्त सुभाष ने मिलकर कविता का मर्डर कर दिया था। मतलब उन दोनों ने आपको ऐसा बोला क्या? हाँ, उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ऐसा क्यों किया तुमने? वो लड़की हमको इतना भी परेशान नहीं कर रही थी। आपने एक बार भी सोचा हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? सुधा, हमने किसी को नहीं मारा। बच्चों की सौगत जानवी, हमने कोई खून नहीं किया। लेकिन पुलिस कह रही है कि आप लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हमारे पास कोई चारा नहीं था जानवी, कोई चारा नहीं था। जानवरों की तरह पीटते थे। हमने सोचा गुनाह कबूल कर लेते, कम से कम एक ही बार फांसी होगी। ऐसे रोज रोज तो नहीं मरेंगे। सुभाष, और नहीं सहा जाता, बहुत मार खा ली। मैंने भी डर के मारे सरेंडर कर दिया, पर अब सोचता हूँ कि कहीं भाग गया होता तो ये सही होता। वो लाश मिल गई है, पता चल गया मर्डर हुआ है, हम ही दोनों आरोपी हैं। वो हमें और मारेंगे, एक एक हड्डी तोड़ देंगे हमारी। अधमरे होकर हम कबूल कर ही लेंगे। इसलिए हमने सोचा गुनाह नहीं किया है तो भी कबूल कर ही लो। पर क्यों? अब ये लोग कहेंगे कि आप ही खूनी हो, आप लोगों को ही सजा मिलेगी, और आपने कुछ भी नहीं किया, फिर भी सजा आपको होगी। अरे एक बार तो सोचा होता हमारे बारे में कि हमारा क्या होगा। इन दो आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने कविता का कत्ल कर दिया था और फिर उसकी लाश को जला दिया था, लेकिन अब अपनी पत्नियों के सामने
ये कुछ और ही बात बता रहे थे। आखिर सच क्या था? क्या वाकई में इन दोनों ने पुलिस की मार से तंग आकर एक खून का इल्जाम अपने सर ले लिया था, या फिर ये दोनों कोई गेम खेल रहे थे? और अगर हाँ, तो क्या था ये गेम और कौन थे इस गेम के खिलाड़ी और क्यों थे? क्या किसी और ने इन दो आरोपियों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी गोली चलाई थी? वो कौन था जिसे पता था कि कविता उस शाम को अपनी मौसी के घर से लौट रही है? अगर मुरली और सुभाष वो दो लोग थे, तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा था कि उन्होंने अपना गुनाह डर के मारे कबूल किया है? मुरली के अलावा ऐसा कौन था जिसे कविता की मौत से फायदा हो सकता था? आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख पूरे देश को। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.